हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एमपीएससी द्वारा आयोजित एमपी सेट 2023 का जियोग्राफी का पेपर। यह पेपर 27 अगस्त 2023 को आयोजित किया गया था और अभी तक इसकी ऑफिशियल आंसर की जारी नहीं की गई है, परंतु हम जो ये पेपर सॉल्व करने वाले हैं यह 100% ऑथेंटिक सोर्सेज और टेक्स्ट बुक्स पर आधारित है और इसमें उनका एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। 1 नंबर से लेके 50 नंबर के क्वेश्चन पेपर 1 के थे और 51 से लेके 150 तक क्वेश्चन है वो जियोग्राफी के। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल था, एक अनुमान के अनुसार 8000 ईसा पूर्व विश्व की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो जो 8000 बीसी यानी कि आज से करीब 10,000 साल पहले। तो यह सवाल सीधा एनसीईआरटी से उठाया गया है और जो 8000 ईसा पूर्व जो जनसंख्या थी वो 50 लाख थी और पिछले साल यानी कि 2022 में यह जनसंख्या अब 8 अरब का आंकड़ा छू लिया इसने। अगला सवाल है 52वें सवाल में पूछा गया है, नगरीय जनसंख्या यानी कि अर्बन पॉपुलेशन की तीव्रतम वृद्धि का प्रमुख कारण है। तो यह भी जनसंख्या का सवाल है और जो अर्बनाइजेशन आया, पहला एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन की वजह से थोड़ी जनसंख्या बढ़ी थी और दूसरा अर्बन पॉपुलेशन की वजह से, और अर्बन पॉपुलेशन का उदय हुआ था औद्योगिकीकरण के साथ, जब 1750 में जब औद्योगिकीकरण की शुरुआत हुई थी और उसी वजह से जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई थी और नगरों में जो लोग हैं वो आसपास से ज़्यादा आने लगे और नगरीकरण बढ़ा क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो रोज़गार के लिए लोग शहरों की ओर खींचे चले आ रहे थे। तो इसका राइट आंसर हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगला सवाल है, इनमें से सर्वाधिक जन घनत्व वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन वाले रीजन हैं भारत, चीन और जो ये पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया है, यह वाला रीजन है। तो इस हिसाब से अगर 4 ऑप्शन को देखें तो विषुवत रेखीय घने वन में बहुत जन घनत्व कम होता है, पूर्वी उत्तरी एशिया है तो यहाँ पे भी जन घनत्व कम होगा, अफ्रीका में भी जन घनत्व कम है, पूर्वी एशिया यानी कि ईस्ट एशिया में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी, मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया होगा। तो राइट आंसर हो गया ईस्ट एशिया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के बच्चों को तरुण वर्ग यानी कि यूथ कैटेगरी में सम्मिलित किया जाता है? तो जो चिल्ड्रन की कैटेगरी होती है, तो चिल्ड्रन को अगर डिफाइन करें तो 18 साल से कम वाले यानी कि 17 साल वाले जो भी होंगे वो सारे बच्चे कहलाएंगे, 18 साल में एडल्ट हो जाता है। और तरुण वर्ग की अगर बात करें, यूथ कैटेगरी की बात करें तो 15 साल से लेके 24 साल की जो है वो यूथ कैटेगरी होती है। कहीं कहीं पे थोड़ा इसको और भी ज़्यादा मतलब 24 साल के बाद भी माना गया है, पर 15 साल से शुरुआत होती है। तो जो 15 साल वाला जो बच्चा होगा वो यूथ कैटेगरी में भी होगा और चिल्ड्रन कैटेगरी में भी होगा। तो राइट आंसर हो गया 15। 18 से कम होना चाहिए बच्चे के लिए, 18 होते ही वो एडल्ट हो जाता है। तो राइट आंसर हो गया 15 ईयर्स। अगला सवाल है, थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने जनसंख्या संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया? तो जो माल्थस ने अपनी थ्योरी दी थी वो 1798 में ऐसे और पॉपुलेशन के द्वारा दी थी। ये एकदम सीधा सवाल है, किसी भी जनसंख्या भूगोल की किताब में आपको आसानी से मिल जाएगा। अगला सवाल भी जनसंख्या भूगोल से आया है, वृद्धि दर की सीमा का सिद्धांत किसने दिया? हु गेव द थ्योरी ऑफ द लिमिट टू द ग्रोथ? अब ये आगे थोड़ा सा कटा हुआ है, लिमिट टू द रेट ऑफ ग्रोथ है शायद। तो जो लिमिट ऑफ ग्रोथ वाला सिद्धांत दिया था वो मीडोज और फॉरेस्टर ने दिया था। और ये जब 1972 का जो स्टॉकहोम वाला सम्मेलन हुआ था इसमें इन्होंने अपनी बात को ज़ोर शोर से रखा था और एक तरह से दुनिया को मतलब जो पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से आने वाली जो तबाही होगी या आने वाले वक्त में जो पर्यावरण का विनाश होगा उसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया था। अगला सवाल है 57 भी पॉपुलेशन जियोग्राफी से आया है। इसमें पूछा गया है, जनसांख्यिकीय संक्रमण एक ऐसा जनसंख्या चक्र है जो मृत्यु दर में ह्रास से आरंभ होता है तथा
निम्न जन्म दर पर समाप्त होता है। यानी कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज ए पॉपुलेशन साइकिल दैट बिगिंस विद ए डिक्लाइन इन द डेथ रेट एंड एंड्स विद ए लो बर्थ रेट। तो ये स्टेटमेंट है वो डोलन का है, ये फैक्चुअल है, आपको अगर ये सर्च भी करोगे तो आपको मिल जाएगा। जनरली जो पॉपुलेशन जियोग्राफी में कुछ किताबों में ये लिखा है, ज़्यादातर में नहीं लिखा है, तो थोड़ा सा ये रिसर्च पेपर वगैरह वहाँ से उठाया गया है। जब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पढ़ते हैं तो शुरुआत में इस स्टेटमेंट को दिया जाता है। अगला सवाल है व्हेन डज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाई। ये भी जनसंख्या भूगोल का सवाल है, और जब माल्थस ने अपनी थ्योरी दी थी तो उन्होंने बताया था कि व्हेन पॉपुलेशन ग्रोथ बिकम एक्सेसिव तब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाई होता है। तो ये भी माल्थस की थ्योरी से सवाल आया है। अगला सवाल है 59 में पूछा गया है विकसित देशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो विकसित देशों में जन्म दर भी कम होती है और मृत्यु दर भी कम होती है। ये बहुत ही सिंपल सवाल था पॉपुलेशन जियोग्राफी का। अगला सवाल पॉपुलेशन जियोग्राफी में पूछा गया है सन 2001 से लेके 2011 के दशक यानी डिकेड में मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या थी। तो 2011 में जो डिकेडल ग्रोथ रेट थी मध्य प्रदेश की वो थी 20.30%। ये फैक्चुअल सवाल है जो सेंसस 2011 के डेटा से आया है। अगला सवाल है आर्थिक गतिविधियों के स्थानिक संगठन को निम्नलिखित कॉलर द्वारा पहचाना जाता है। तो बात करें प्राथमिक यानी कि प्राइमरी एक्टिविटी वाले को रेड कॉलर संज्ञा दी जाती है। तो ए का 3 एक में ही आ रहा है, इससे ही सॉल्व हो जाता है। बी का फोर्थ ब्लू कॉलर, आपने इंडस्ट्रियल लेबर को जैसे ब्लू कलर के कपड़े पहने देखा होगा, उनको वैसे ब्लू कलर की संज्ञा दी गई है। और जो टर्सरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं उनका जो कॉलर होता है वो पिंक होता है, और जो क्वार्टरनरी एक्टिविटी में होते हैं वो वाइट कॉलर होता है। जैसे हम कहते हैं हमें तो वाइट कॉलर जॉब करनी है, तो जो क्वार्टरनरी एक्टिविटी वाले होते हैं उनको वाइट कॉलर कहा जाता है। इस प्रकार ये एक से ही आसानी से मिल जाता है। ये भी एनसीईआरटी में आसानी से आपको मिल जाएगा। बहुत सारे सवाल बेसिक से उठाए गए हैं। इस पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो मॉडरेट से थोड़ा डिफ़िकल्ट के बीच में कहेंगे, मतलब मॉडरेट कह सकते हैं, मॉडरेट से हल्का सा ऊपर था, पर बेसिक सवाल भी काफ़ी है और कुछ कॉन्सेप्चुअल भी है, नए सवालों का भी समावेश है। बहुत अच्छा पेपर बनाया है और गलतियां भी बिल्कुल कम है, कोई एक आध गलती है, और कुछ में जो इंग्लिश वर्जन में गलती है। तो वैसे भी जो एमपीएससी के पेपर होते हैं उनमें जो आखिरी माना जाता है वो हिंदी अनुवाद माना जाता है, बाकी जगह पे इंग्लिश अनुवाद को वरीयता दी जाती है, यहाँ पे हिंदी अनुवाद को वरीयता दी जाती है। एकमात्र राज्य है, तो ये हिंदी भाषी जो है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल है 62वें सवाल में पूछा गया जीवीय संसाधनों का विश्व वितरण मुख्यतः संबंधित है। तो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं वो क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी होती है वहाँ बायोटिक रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, जहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल नहीं होती है वहाँ बायोटिक रिसोर्सेज कम होते हैं। जैसे अगर कोयला है तो कोयला कहाँ बना, कोयला जहाँ बना जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे थे, वहाँ की जलवायु वैसी थी कि बहुत सारे पेड़ पौधे थे, तो वहाँ पे कोयला बन गया। तो दूसरे भी कोई भी बायोटिक रिसोर्सेज हुए वो भी किस पे डिपेंड करेंगे, क्लाइमेटिक कंडीशन पे। अब क्लाइमेटिक कंडीशन पोलर जैसी है तो वहाँ जनसंख्या हो ही नहीं सकती, वहीं पे इक्वेटोरियल रीजन में जनसंख्या ज़्यादा होगी क्योंकि वहाँ थोड़ी सी फेवरेबल कंडीशन है, रेनफॉल है, टेम्परेचर है, इस हिसाब से। अगला सवाल है 63 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार वाणिज्यिक कृषि का एक रूप नहीं है, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर का। तो जो आदिम तरह की कृषि होती है, जो जनजातियां करती है, वो होती है स्थानांतरित कृषि। और स्थानांतरित कृषि को काटो एवं जलाओ कृषि यानी स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी कहा जाता है, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है उसको। और इसमें कोई भी कॉमर्शलाइजेशन नहीं होता, ये कॉमर्शियल एग्रीकल्चर का प्रकार नहीं है, ये एक तरह से निर्वाह कृषि है। तो जो बाकी 3 ऑप्शन है, भूमध्य सागरीय कृषि मेडिटेरियन, वो भी कॉमर्शियलाइज है, हॉर्टिकल्चर वो भी कॉमर्शलाइजेशन है, ग्रेन फार्मिंग है, कॉमर्शियल लेवल पे की जाती है।
तो राइट आंसर हो गया सी, काटो एवं जलाओ कृषि। अगला सवाल है, भाटिया के अनुसार फसलों के अंतर्गत बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत बटे फसलों की संख्या, यह सूचकांक निम्नलिखित की गणना करता है। तो जो भाटिया ने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए फॉर्मूला दिया था कि जो फसलों के अंतर्गत बोए गए क्षेत्र का क्या है, परसेंट बटे फसलों की संख्या, और यह क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का था। इसका राइट आंसर हो गया, वो हो गया क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। ये आपको माजिद हुसैन की कृषि भूगोल में भी मिल जाएगा, या फिर आर सी तिवारी की कृषि भूगोल में मिल जाएगा, सभी की कृषि भूगोल में भी मिल जाएगा, एग्रीकल्चर जियोग्राफी मिल जाएगा, किसी भी कृषि भूगोल की किताब में ये आपको आसानी से मिल जाएगा। अगला सवाल है 65 में कृषि उत्पादकता एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी मापने का फॉर्मूला पूछा गया है। PI प्रोडक्टिविटी इंडेक्स बराबर कैपिटल Y बटे YN अनुपात T बटे TN। तो ये फॉर्मूला दिया था, इनियदी ने दिया था। जो इंग्लिश में थोड़ी सी स्पेलिंग है वो मिस्टेक है, पर हिंदी में सही है, तो हिंदी अनुवादी माना जाता है। इनियडी होता है, तो ये इनेदी जो हिंदी में तो सही है, इंग्लिश में थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक है, पर ये फॉर्मूला इनेदी ने दिया है। अगला सवाल है एलन प्रेड का। एलन प्रेड के अनुसार किसी उद्योग की अवस्थिति निम्नलिखित में से किस उपागम से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। ये औद्योगिक भूगोल का सवाल है, और इसका हमने एक डिटेल वीडियो भी एलन प्रेड का जो इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी है वो हमने बना रखा है। आप लिंक के माध्यम से, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें साफ साफ बिहेवियरल मैट्रिक्स दी हुई है। तो ये जो अप्रोच हुई वो हुई बिहेवियरल अप्रोच या बिहेवियरल उपागम, व्यवहार उपागम, इसका राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है अल्फ्रेड वेबर का न्यूनतम लागत सिद्धांत। ये भी इंडस्ट्रियल जियोग्राफी औद्योगिक भूगोल से आया है। तो अल्फ्रेड वेबर का न्यूनतम लागत सिद्धांत है निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी को ध्यान में रखता है। तो वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की बात करते हैं, लिस्ट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की बात करते हैं, कच्चे माल के करीब बाज़ारों का पता लगाना, लोकेटिंग मार्केट्स क्लोज टू रॉ मटेरियल, वो भी हम इसके द्वारा लगा सकते हैं। एग्लोमरेशन की कॉस्ट, एकत्रीकरण की लागत है, उसके बारे में भी वो बात करते हैं। श्रम की लागत के बारे में बात करते हैं, एकत्रीकरण की लागत की बात करते हैं, और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के लिए वो ट्रायंगल भी बनाते हैं। तो इस हिसाब से ये तीन ऑप्शन तो सही है। चौथा ऑप्शन है तैयार उत्पादन के लिए उपभोक्ता की मांग। इस बारे में कोई भी ध्यान नहीं देते हैं, कंज्यूमर डिमांड के बारे में कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। ये वेबर के सिद्धांत की आलोचना भी है। तो राइट आंसर हो गया डी। अगला सवाल है, ये सवाल भूगोल में क्यों पूछा गया है पता नहीं, एक सवाल शायद ये जैसे कोई फर्स्ट पेपर का लग रहा है, फिर भी टीचिंग का सवाल है तो कोई ऐसा कॉमन सा सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण शिक्षण में आईसीटी के अनुप्रयोग को दर्शाता है। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, वो टीचिंग में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है आजकल। तो लैंग्वेज में आईसीटी का हम यूज़ कर सकते हैं। आईसीटी का लैंग्वेज में हम देखो कि गूगल से ट्रांसलेट करते हैं, और बहुत सारा ट्रांसलेशन है वो गूगल हमें करके दे देता है। तो कहीं पे भी ये जैसे एजुकेशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, टीचिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। ग्राफिक क्रिएशन में, अब मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ तो अच्छे ऐसे ग्राफिक्स के साथ आपको अगर डायग्राम मैप दिखाऊं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसी प्रकार स्प्रेडशीट की डिज़ाइन में बढ़िया बनाऊं, एक स्प्रेडशीट बनाऊं जिसमें सारणी हो, तो आंकड़े आपको रिप्रेजेंट बहुत अच्छे से करूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये तीनों सही है इस हिसाब से, जो राइट आंसर हो गया ऑल ऑफ दी अबोव, या फिर उपयुक्त सभी। अगला सवाल है, इसमें रीजनल प्लानिंग से सवाल आया है। 3 विद्वानों के नाम लिखे गए, मिर्डल, हर्समैन और फ्रीडमैन। तो मिर्डल, हर्समैन और फ्रीडमैन है, इन तीनों के मॉडल पूछे गए। इसका भी हमने एक डिटेल वीडियो है रीजनल प्लानिंग का बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छा वीडियो है। एक ही वीडियो में सारी की सारी जो रीजनल प्लानिंग की थ्योरियां हैं वो सारी की सारी समावेशित की गई है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो सीधा सीधा सवाल है, मिर्डल का सर्कुलर एंड क्युमुलेटिव कॉजेशन मॉडल है, बिल्कुल वर्तुल संचयी कारणात्मक प्रबंधन। दूसरा हर्समैन का है, हर्समैन है वो पोलराइजेशन एंड ट्रिकल डाउन थ्योरी देते हैं, ध्रुवीकरण एवं ट्रिकल डाउन प्रभाव देते हैं। और फ्रीडमैन का है वो
कोर पेरीफेरी मॉडल होता है, तो कोर पेरीफेरी मॉडल को एक तरह से आप सेंट्रो पेरीफेरी भी कह सकते हैं। तो इस हिसाब से हम अगर जमाते हैं तो ए का 2, बी का 3 और सी का 1 इजीली मैच हो जाता है। आप इसका वीडियो डिटेल में देखेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगला सवाल है, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन किट्टिको हचिको आंदोलन के निर्माण में सत्य है? ये भी एनसीईआरटी से सवाल आया है। एनसीईआरटी की कौन से सब्जेक्ट की बुक है मुझे नहीं पता, बट शायद कोई सोशल मूवमेंट की, शायद पॉलिटिकल वाली है। आप इसको सर्च करोगे किट्टिको हचिको मूवमेंट एनसीईआरटी तो आपको गूगल पे मिल जाएगा। तो यह जो आंदोलन है वह 1987 1987 में शुरू हुआ था। 1984 में जब कर्नाटका सरकार ने एक कंपनी को वहाँ 40 साल की लीज पर जो यूकेलिप्टस की खेती के लिए जो लैंड है वो दे दिया था, कम्युनिटी लैंड। और वो कम्युनिटी लैंड वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उनके पशुओं को चराने के लिए, उनकी आजीविका का साधन था। तो वहाँ के लोगों ने 3 साल बाद 1987 में एक अहिंसक आंदोलन, नॉन वायलेंट मूवमेंट शुरू किया था। तो पहले में 1984 लिख दिया, इसलिए ये पहला कथन तो हो गया गलत। दूसरा कथन है, इस आंदोलन के दौरान लोगों ने यूकेलिप्टस के पौधों को तोड़ा। अब ये जो यूकेलिप्टस की खेती के लिए लीज पे दिया था वो पल्प मेकिंग के लिए दिया था। जब कागज़ बनाते हैं तो कागज़ का जो कच्चा माल होता है वो होता है लुगदी या पल्प मेकिंग, तो उसके लिए यूकेलिप्टस के पौधे बहुत भारी मात्रा में वो कंपनी लगा रही थी। तो लोगों ने कहा कि भाई इन पौधों को उखाड़ना है, यानी किट्टी को, कन्नड़ लैंग्वेज में पौधों को उखाड़ने को बोलते हैं किट्टी को, एंड हची को वापस पौधों को लगाने को बोलते हैं। तो जो पौधे कौन से लगाने, हची को, जो उनके लिए यूजफुल है, लोकल कम्युनिटी के लिए यूजफुल है, वो लगाने। ये एकदम शांति वाला मूवमेंट था। तो यह एक तरह से एनवायरमेंट का मूवमेंट हो गया। तो एनवायरमेंटल जियोग्राफी का हो गया क्योंकि लोकल कम्युनिटी के भी राइट्स होते हैं, वहाँ के जो गरीब लोग होते हैं उनके भी राइट्स होते हैं। वो अब ये पर्यावरण से कैसे खिलाफ हुआ कि हम किसी भी एक ही तरह के पौधे लगाते हैं। तो एक ही तरह के पौधे से आप फॉरेस्टेशन तो कर दिया आपने एक तरह से, पर वो जैव विविधता को बढ़ावा नहीं देते, वहाँ की जैव विविधता कम हो जाती। अलग अलग तरह के पौधे होते हैं तो अलग अलग तरह के जीव जंतु वहाँ पे रहते हैं, कई तरह के पक्षी, कई तरह की फूड चेन होती है, एक फूड वेब डाइवर्स तरह का डेवलप होता है। तो इस हिसाब से अगर यूकेलिप्टस के पौधे लगाए, या फिर अभी देखते हो आप जो साउथ ईस्ट एशिया में जो पाम ऑयल के पौधे लगाते हैं, आप जितने भी बाज़ार में आप तेल वाली वस्तुएं खाते हो तो ज़्यादातर में तेल यूज होता है, तो आप कभी भी देखना उसमें पाम ऑयल लिखा होगा, क्योंकि पाम ऑयल सबसे सस्ता मिलता है। और बाकी सारा फॉरेस्ट हटा के वहाँ पे पाम के पेड़ लगा दिए गए। अब पाम के पेड़ लगा दिए गए तो ये गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। आने वाले समय में हम देखेंगे इससे जैव विविधता में कमी आती है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तो राइट आंसर हो गया केवल सेकंड। अगला है सवाल, घेंगा रोग इन क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है। तो घेंगा रोग होता है, गोइटर होता है, वो पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। अब पहाड़ी क्षेत्रों में क्यों होता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जब नदी जब चलती है तो जो ग्रेविटी के माध्यम से जो आयोडीन होता है वो सारा का सारा बहा के नीचे ले जाती है, और वहाँ की सॉइल होती है, उस सॉइल में आयोडीन की कमी हो जाती है। अब सॉइल में आयोडीन की कमी हो जाती है तो वहाँ उगने वाली फसलों में, वहाँ उगने वाले जो फूड प्रोडक्शन में, वहाँ पे उसमें क्या होगी, उसमें भी आयोडीन की कमी होगी। तो उस आयोडीन की कमी की वजह से घेंगा रोग या गोइटर रोग हो जाता है। तो अगर हम 4 ऑप्शन देखें, समुद्र के करीब नहीं, जिनमें आयोडीन की मात्रा अधिक होती है नहीं, आयोडीन की कमी होती है, जो मच्छरों से ग्रसित है नहीं, हिमाच्छादित पर्वत या फिर जो पर्वतों वाले एरिया है वहाँ पे घेंगा रोग की अधिकता होती है। और घेंगा रोग से बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक खाया जाता है। अगला सवाल है 72वें सवाल में, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का अनुपात, यानी कि जो है रेशियो पूछा गया, हाईएस्ट प्रोपोर्शन पूछा गया है। तो प्रोपोर्शन मतलब परसेंटेज। तो मध्य प्रदेश में जनसंख्या तो सबसे ज़्यादा है जनजातियों की, अनुसूचित जनजातियों की, परंतु सबसे ज़्यादा परसेंटेज है वो मिजोरम का है। तो राइट आंसर हो गया मिजोरम। ये भी बेसिक सवाल है जो सेंसस 2011 के डेटा से पूछा गया है।
ये भी अगला सवाल भी जो सेंसस का है, सेंसस 2011 का है, जनगणना 2011 का सवाल है। भारत में अनुसूचित जाति की आबादी बड़े पैमाने पर केंद्रित है। तो जो अनुसूचित जाति वाले क्षेत्र देखें तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है पंजाब है। तो जो ये मैदानी इलाके जहाँ पे एग्रीकल्चर की जाती है, इस मैदानी इलाके में जो ज़्यादातर माइग्रेशन हुआ वो एससी कम्युनिटीज़ का हुआ और वो आके यहाँ पे एग्रीकल्चर लेबरर के रूप में बस गए। तो जो इसमें राइट आंसर होगा वो होगा जलोढ़ मैदान। अब जो ये एससी वाला आंकड़ा हुआ, एसटी वाला हुआ, ये सारे के सारे जो हमने एक सीरीज चला रखी है, जियो धन धनाधन सीरीज है, जिसमें जियोग्राफी के सारे पेपर सॉल्व करवाए जाते हैं। मेनली एनटीए के जो पेपर है उसमें सॉल्व कराए जाते हैं। बीच में अभी कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाले गए थे, अब वापस हम शुरुआत कर रहे हैं। बीच में हम टेस्ट सीरीज बनाने में बहुत बिजी थे, तो टेस्ट सीरीज जो है वो आरपीएससी की तो चल ही रही है। सबसे जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है उसके लिए निकाली हुई है। साथ ही हम नेट की जो टेस्ट सीरीज है उसको भी हमने लॉन्च कर दिया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अब इस टेस्ट सीरीज में खास बात क्या है कि इसमें कोई भी उत्तर है, कोई भी आंसर है वो गलत चूज नहीं किया, एकदम ऑथेंटिक सोर्स से लिया गया। और साथ ही जो एनटीए द्वारा आयोजित जितने भी पेपर हैं उनके वीडियो सॉल्यूशन भी इस टेस्ट सीरीज के साथ प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक्स पढ़िए, जो जिस विषय का कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फिर पेपर दीजिए और एनटीए के जो वीडियो सॉल्यूशंस है उनको भी देखिए, भाई क्या कॉन्टेक्स्ट है, कहाँ से ये सवाल आ रहे। थोड़ा सा डायनेमिक हो रहा है, पेपर 1 को भी आपको थोड़ा जोर देना पड़ेगा। तो नेट की टेस्ट सीरीज जिनका नेट नहीं क्लियर हुआ है, एमपी सेट क्लियर नहीं हुआ है, पेपर अच्छा नहीं गया है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। दिसंबर में अभी एग्ज़ाम होने वाला है, हर 6 महीने में नेट का एग्ज़ाम होता है और नेट तो बहुत आसानी से क्लियर हो जाती है। और हमने जब नेट की जो आंसर की भी बताई थी वो भी सटीक थी, और साथ ही जो नेट की जो हमने कट ऑफ बताई थी 5 कैटेगरी की, वो एकदम एक्यूरेट वैसी ही निकली जो हमने एग्ज़ाम के जस्ट 2 दिन बाद ही बता दी थी। तो आप इस चैनल के जुड़ सकते हैं, साथ ही टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और हमारे जो टेस्ट सीरीज है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही हम एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज भी जल्द ही लेके आने वाले हैं। थोड़ा सा एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेबस थोड़ा सा कम है आरपी असिस्टेंट प्रोफेसर के मुकाबले, और 10 यूनिट ही है। तो उसके लिए हम थोड़े से कुछ यूनिट में क्या है, उन्होंने सोशियो कल्चर का एक आध टॉपिक है वो पॉपुलेशन में डाल दिए, थोड़े से इधर उधर किए हुए हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा। पर जल्द ही विद इन 20 डेज हम एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं। उसमें आपको 10 यूनिट के प्रॉपर आपको सवाल मिल जाएंगे। साथ ही जो पुराना पेपर है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जिसमें 200 सवाल थे, वो भी हम सॉल्व कराएंगे। और एमपी सेट का ये पेपर तो है ही। अब इस पेपर में भी देखो जियोलॉजी के भी सवाल आए हैं, तो थोड़ा सा डायनेमिक है। आप ये मत सोचना कि सिलेबस में जियोमॉर्फोलॉजी में ये टॉपिक नहीं दिया हुआ है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर में थोड़ा सा वाइड होता है सिलेबस। एक पॉइंट लिख दिया, मतलब जीआईएस लिख दिया तो जीआईएस के सारे एलिमेंट आएंगे, रिमोट सेंसिंग लिख दिया तो रिमोट सेंसिंग के सारे एलिमेंट आएंगे। और जब ये सेट का पेपर इतने स्टैंडर्ड का बनाया है तो असिस्टेंट प्रोफेसर का भी नो डाउट बहुत अच्छा पेपर आएगा। तो अभी से ही तैयारी करेंगे। अभी तक अक्टूबर तक फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो लगभग जनवरी के आसपास एग्ज़ाम होने की उम्मीद है। तो आप अपनी तैयारी अभी से ही शुरुआत कर दीजिए, जिनका नेट सेट क्लियर है। और जिनका नहीं है वो शायद उनका एमपी सेट हो जाएगा। मुझे एलिजिबिलिटी को लेके थोड़ा सा संशय है कि वहाँ पे जैसे आरपीएससी में तो नेट बाद में भी निकाल सकते हैं, यानी कि इंटरव्यू से पहले आपको जो नेट की क्वालिफिकेशन है वो चाहिए होती है। और एमपी का मुझे आइडिया नहीं है, बट जिसकी नेट हो रखी है, सेट हो रखी है, वो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। तो अगला सवाल देखते हैं। भारत में संथाल जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। तो भारत में संथाल जनजाति है वो पाई जाती है छोटा नागपुर क्षेत्र में पाई जाती है। अगला सवाल है, ये भी बहुत बेसिक सवाल था, ट्राइब्स ऑफ इंडिया का, यानी भारत के भूगोल से था। अगला सवाल है, कौन सा आदिवासी समुदाय पारंपरिक रूप से ट्रांस ह्यूमेंस का अभ्यास करता है? ट्रांस ह्यूमेंस, जिसको हिंदी में ऋतु
प्रवास भी कहते हैं। तो ऋतु प्रवास करते हैं गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भोटिया, ये सारी की सारी जो जनजातियां हैं, पहाड़ी जनजातियां हैं, गुज्जर बकरवाल जैसे जम्मू कश्मीर में ज़्यादा है। तो ये क्या करती है, जब गर्मियाँ होती है तो पहाड़ों की और ऊपर की ओर जो मैदान होते हैं वहाँ पे अपने पशु चराने के लिए चले जाते हैं, और जब बर्फ़ गिरती है तो वापस नीचे आ जाते हैं। तो वो पहाड़ों के ऊपर फिर वापस इस तरह से अस्थायी प्रवास ये करते हैं, जिसको ट्रांसह्यूमेंस या ऋतु प्रवास कहते हैं। राइट आंसर हो गया गुज्जर बकरवाल। अगला सवाल है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत सबसे अधिक है? ये वही वापस सवाल एससी वाला, पहले तो नॉर्मल जलोढ़ मैदान पूछ लिया, अब यहाँ पे पंजाब को पूछ लिया। पंजाब में सबसे ज़्यादा है, तो ये भी 2011 का सेंसस का डेटा है। आप भारत का भूगोल करें तो बेसिक आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। 2011 के सेंसस एनसीईआरटी आपकी 11th और 12th की बहुत मजबूत होनी चाहिए। आप कितने ही डीप वाली किताबें पढ़ ले, पर एनसीईआरटी के सवाल लगभग हर पेपर में 10-20 सवाल आते हैं और वो डिफरेंस क्रिएट करते हैं। अगर आप 20 के 20 सही कर लेते हैं तो आप दूसरों से आगे होते हैं, आपकी नेट तो बहुत आसानी से क्लियर हो जाती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा परिवार है, वो कौन सी भाषा लिखना था, कौन सा लिख दिया इन्होंने, कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार में शामिल नहीं है? तो द्रविड़ परिवार की बात करें तो माल्टो, तुलु, गोंडी, ये सारी की सारी है वो द्रविड़ भाषा हैं, जबकि मुंडारी भाषा है वो द्रविड़ भाषा नहीं है, वो इंडो ऑस्ट्रिक भाषा है शायद। तो राइट आंसर हो गया मुंडारी। अगला सवाल है 78, भारत के निम्न में से किस राज्य में बौद्ध आबादी सबसे अधिक है? अब यहाँ हाईएस्ट बुद्धिस्ट पॉपुलेशन पूछी गई है, तो हाईएस्ट बुद्धिस्ट पॉपुलेशन, परसेंटेज नहीं पूछा गया, पॉपुलेशन पूछी गई है, तो वो सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र राज्य में। ये भी एक तरह से सेंसस 2011 का डेटा हो गया। भाई रिलीजियस पॉपुलेशन आपको याद करनी है, एससी पॉपुलेशन करनी है, एसटी पॉपुलेशन करनी है, सेक्स रेशियो याद करना है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट राज्यों की याद करनी है, पॉपुलेशन कौन से राज्य में ज़्यादा है, कौन से में कम है, ये याद करनी है। ऐसे जो बेसिक एलिमेंट है सेंसस के वो सारे आपको देखने, कहाँ एससी का ज़्यादा है, कहाँ एसटी का ज़्यादा है, कहाँ सेक्स रेशियो कम है, कहाँ सेक्स रेशियो ज़्यादा है, कहाँ लिटरेसी अधिक है, कहाँ लिटरेसी कम है। इस तरीके से आप भारत को समझ पाएंगे, भारत के भूगोल को समझ पाएंगे क्या रीजनल वेरिएशंस है। अगला सवाल है 79 में मैकिंडर ने निम्नलिखित में से किसे विश्व द्वीप कहा है? तो वर्ल्ड आइलैंड, पहले तो जो मैकिंडर का क्या है, हार्टलैंड है, तो हार्टलैंड कहो या जो पाइवट एरिया है, उस पाइवट एरिया के बाहर वाला जो इनर क्रिसेंट है उसी को वर्ल्ड आइलैंड इन्होंने कहा है। तो यह जो वर्ल्ड आइलैंड है, यह वर्ल्ड आइलैंड यूरोप, एशिया और अफ्रीका का भाग है। जो बीच वाला जो आपके हार्टलैंड हो गया और उसके चारों ओर जो घेरा हुआ है वो हो गया वर्ल्ड आइलैंड। उससे बाहर है जो सारे के सारे जो बाहर वाले हैं वो द्वीप कहलाएंगे, जो आउटर क्रिसेंट है वो कहलाएंगे। उसमें ऑस्ट्रेलिया भी आ जाएगा, जापान भी आ जाएगा, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये भी बाहर ही रहेंगे। तो इस हिसाब से ये राइट आंसर हो गया बी, यूरोप, एशिया, अफ्रीका। इसको जो मैकिंडर ने इसका नाम दिया था अफ्रो यूरेशिया। अगला सवाल है, विचारों या विश्वास को निम्नलिखित में से किस श्रेणी की संस्कृति के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? ये भी रिपीट सवाल है नेट का, हमारी जो नेट वाली सीरीज है उसमें आपको मिल जाएगा। सेंसस 2011 के सवाल भी बहुत सारे उसमें आए हुए हैं, वो भी रिपीट है। तो आइडियाज़ और बिलीफ होते हैं, वो होते हैं मेंटिफिक्स। जितनी भी वस्तुएं हैं, भौतिक वस्तुएं, वो आपके आर्टिफैक्ट्स हो गई। जो आपके विचार है, निजी विचार है, निजी विश्वास है, वो सारे के सारे मेंटिफैक्ट्स हो गए। और जो सामाजिक कोई तथ्य, आपका सामाजिक कोई समाज का कोई विश्वास है, सामाजिक विश्वास हो गया, या फिर कोई समाज में जो भी कोई भाई रीति है, तो सामाजिक रीति रिवाज हो गए, वो सारे के सारे क्या हो गए, सोशियो फैक्ट हो गए। 3 तरह के कॉन्सेप्ट हो गए, आर्टिफैक्ट, मेंटिफैक्ट और सोशियो फैक्ट। तो ये रिपीटेड सवाल है। अगला सवाल है द स्पिरिट एंड पर्पज ऑफ जियोग्राफी। ये भी रिपीटेड सवाल है, बहुत बार पूछा गया है। तो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन में जो वुल्ड्रीज और ईस्ट की जो बुक थी द स्पिरिट एंड पर्पज ऑफ जियोग्राफी, ये फैक्चुअल है, जो जियोग्राफिकल थॉट की जो बुक होगी उसमें आपको आसानी से मिल जाएगा। अगला सवाल है, आधिकारिक रूप से नामित प्रथम भूगोल विभाग किस देश में सन 1758 में खोला गया? आप
जर्मन स्कूल पढ़ते हैं, ब्रिटिश पढ़ते हैं, फ्रांसीसी स्कूल पढ़ते हैं, अमेरिकन स्कूल पढ़ते हैं। पर सबसे पहला जो जियोग्राफी का डिपार्टमेंट है वो 1758 में रूस में खोला गया था। जो साइंस एकेडमी ऑफ रसिया थी या रशियन एकेडमी ऑफ साइंस थी, उसमें 1758 में खोला गया था और लोमोंजो नाम के व्यक्ति को इसका एचओडी बनाया गया था। लोमोंजो पॉलीमैथ थे, बहुविज्ञ आदमी थे, उनको इसका जो है हेड बनाया गया था। तो ये काफ़ी अच्छा सवाल लेके आया है थॉट पे कि भी प्रथम भूगोल का विभाग 1758 में खोल दिया गया था रूस में। अगला सवाल है 83, अरब भूगोलवेता कौन से अरब भूगोलवेता ने हिमालयी नदियों के अपरदन क्रिया को स्पष्ट किया? तो अगर आपने अरबी विद्वानों को पढ़ा है, जो ये भी जियोग्राफिकल थॉट का सवाल है, तो अल बरूनी ने किताब लिखी थी, किताब अल हिंद। इसमें जो इंडिया के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई थी। तो अल बरूनी है, इन्होंने ही हिमालयी नदियों के अपरदन क्रिया को स्पष्ट किया था। अल मसूदी मानसून के बारे में लिखते हैं, तो राइट आंसर हो गया अल बरूनी। अगला सवाल है, सर्वप्रथम किसने विशिष्ट और सामान्य भूगोल के मध्य संबंध को स्पष्ट किया? तो विशिष्ट और सामान्य भूगोल के मध्य संबंध को स्पष्ट किया था वारेनियस ने सबसे पहले किया था। इन्होंने दो भागों में बांटा था जो भूगोल को, एक स्पेशल जियोग्राफी और एक जनरल जियोग्राफी। जनरल जियोग्राफी जिसमें सिस्टमेटिक जियोग्राफी को रखा था और स्पेशल जियोग्राफी में रीजनल जियोग्राफी यानी प्रादेशिक भूगोल को इन्होंने रखा था। और इनकी जो मृत्यु है वो 28 साल में ही हो गई थी, वरना ये बहुत सारा और भी लिखते तो हमारे काम आता कुछ। अगला सवाल है, डार्विन के सिद्धांत ने उद्देश्यवाद की जगह घटनाओं की व्याख्या के लिए अनियमितता तथा का प्रस्ताव दिया। तो ये आपको आर.डी. दीक्षित की जो थॉट की किताब है उसमें आसानी से मिल जाएगा, डार्विन के सिद्धांत। तो डार्विन की जो थ्योरी है वो बात करती है रैंडमनेस की और चांस फैक्टर की। रैंडमनेस और चांस होती है वो जो डार्विनिज्म थ्योरी है उसको एक्सप्लेन कर रही है। और इन्होंने जो टेलीलॉजिकल अप्रोच थी, टेलीलॉजिकल मतलब जो भी बनाया है वो ईश्वर ने बनाया है, तो कोई भी चीज़ एक्सप्लेन नहीं करने वाली होती है, वहाँ कह दे कि भाई ये ईश्वर ने बनाया है, कि ये क्यों बनाया, कि ये ईश्वर ने बनाया। तो उस अप्रोच को चेंज किया था डार्विन ने, और डार्विन की थ्योरी थी वो रैंडमनेस और चांस पर आधारित थी। तो इसका आर.डी. दीक्षित की किताब में आपको मिल जाएगा। अगला सवाल है, हम्बोल्ट के पार्थिव एकता के जैविक समग्रता के विचार को किसने मान्यता दी? तो हु रिकॉग्नाइज द वैलिडिटी ऑफ हम्बोल्ट्स आइडिया ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी एज ए ऑर्गेनिक होल? तो हम्बोल्ट और रीटर थे वो समकालिक थे, और जो ऑर्गेनिक होल की जो मान्यता है वो रेडजेल ने दी थी। और उनकी जो ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट है उसमें भी ऑर्गेनिक होल का एक तरह से कॉन्सेप्ट मिलता है। और अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप सर्च करेंगे तो AMU के नोट्स है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नोट्स है, उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई हम्बोल्ट्स का जो टेरेस्ट्रियल यूनिटी या टेरेस्ट्रियल हॉल का सिद्धांत था इनको किसने सपोर्ट किया? तो उन्होंने रेडजेल साफ साफ लिखा हुआ है। और वैसे भी आप ऑर्गेनिक वर्ड से आप आसानी से रेडजेल को पकड़ सकते थे। काफ़ी मतलब अच्छा सवाल बनाया है। अगला सवाल है, 19वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में भूगोल की परिभाषा द साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किसके कार्य पर आधारित है? यह सवाल है बहुत ही पुरानी किताब द जियोग्राफी ऑफ 20th सेंचुरी यानी कि ग्रिफिथ टेलर की जो किताब है उसमें से लिया गया है। और जो साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, अब देखो इसमें एक वर्ड को पकड़ना था और वो वर्ड था 19वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश। 19वीं शताब्दी के 4 चतुर्थांश बनाओ और लास्ट चतुर्थांश होगा वो 1875 से 1900 होगा। और उसमें मॉर्थे ने, ये मॉर्थे नहीं ओके मार्थे वर्ड है, तो मार्थे ने 1877 में ही द साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की परिभाषा दे दी थी जियोग्राफी के लिए। उसको बाद में स्टैंडी गियर ने भी सपोर्ट किया, पर स्टैंडी गियर का जन्म ही 1886 में हुआ है, तो ऑब्वियसली वो हो ही नहीं सकते। फिर हार्टसॉन का भी ज़्यादातर कार्य है वो 20वीं शताब्दी का है। तो इस तरीके से जो राइट आंसर हो गया वो हो गया मार्थे। हार्टसॉन ने इस पे पेपर लिखा था साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और उसमें मार्थे और स्टैंडी गियर दोनों का जिक्र किया है कि भाई साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे उनका एक पेपर है हार्टसॉन का, और वो 20वीं शताब्दी लिखा है कि भाई ये तो बहुत पहले से है। और इसको मार्थे ने डिफाइन कर लिया, स्टैंडी गियर ने भी डिफाइन कर लिया, हैटनर ने भी डिफाइन कर लिया। अगला सवाल है 88वां, इसमें पूछा गया है 1950 दशक की सैफर हार्टसॉन बहस
तो 1850 के दशक में शेफर और हार्ट्सॉन की डिबेट हुई थी और उस डिबेट की शुरुआत होती है 1953 के पेपर एक्सेप्शनलिज्म इन जियोग्राफी। और इसमें वो बात करते हैं भाई कोई एक्सेप्शनलिज्म नहीं है, जो ये जियोग्राफी को आप एक्सेप्शन मान रहे हो और एरियल डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हो, जो हार्ट्सॉन वगैरह एरियल डिफरेंशिएशन की सारे जो रीजन है वो बहुत ही उनके पेक्युलर फीचर होते हैं, वो डिफरेंट है दूसरे, तो ये डिफरेंट कुछ नहीं है, सारा एक जैसा है। और जियोग्राफी को भी एक तरह से साइंस के रूप में आप ट्रीट करो। और जो एरियल डिफरेंशिएशन की जगह स्पेशियल इंटीग्रेशन की उन्होंने बात की, तो ये क्वांटिटी रिलेशन को और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। तो एक तरीके से ये एक तरह से शिफ्ट हो गया एरियल डिफरेंशिएशन से स्पेशल इंटीग्रेशन की ओर। इसमें जो शेफर है वो हार्ट्सॉन से एक तरह से जीत गए थे और क्वांटिटी रिलेशन ने और जोर पकड़ लिया था। तो राइट आंसर हो गया बी। अगला सवाल है, इसमें 4 बुक दे रखी है और 4 बुक के सामने 4 विद्वान दे रखे। तो नेचर ऑफ जियोग्राफी किताब है, नेचर ऑफ जियोग्राफी रिचर्ड हार्ट्सॉन की किताब है जो 1939 में लिखी थी। उसके बाद पर्सपेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ जियोग्राफी 1959 में लिखी थी। ये बहुत बार पूछी गई है, रिपीटेड सवाल है, जो हमारे पेपर है उसमें भी आपको मिल जाएंगे, भी एनटी वाले पेपर जो सॉल्व कराए। कॉस्मोस बुक है, कॉस्मोस हम्बोल्ट की सर्वाधिक जो सबसे महत्वपूर्ण करती है वो कॉस्मोस है और जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने लिखी थी। और क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन इमैनुअल कांट जो कि फिलोसोफर और आर्म चेयर जियोग्राफर थे, इन्होंने लिखी थी क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। इसमें इन्होंने जो साइंस के जो क्लासिफिकेशन है उसको क्लासीफाई किया था और हिस्ट्री और जियोग्राफी को दोनों को जो लॉजिकल क्लासिफिकेशन है उससे थोड़ा अलग रख के टाइम और प्लेस के हिसाब से जमाया था। और जियोग्राफिया जनरलिस्ट जो अभी हम बात कर रहे थे वारेनियस की, जिन्होंने स्पेशल जियोग्राफी और जनरल जियोग्राफी में डिवाइड किया था, जियोग्राफिया जनरलिस्ट किताब है वो वारेनियस की है। तो इनको आसानी से जमा सकते थे, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है, फेमिनिज्म से आया है, नारीवादी भूगोल से आया है। तो किस महिला एवं भूगोल अध्ययन समूह के अनुसार नारीवादी भूगोल यह समझने एवं विश्लेषण करने की कोशिश करता है क्यों महिलाएं समाज में अधीनस्थ स्थिति में रहती है और पेशे से दूर हो जाती है। तो ये माजिद हुसैन की आपको जियोग्राफिकल थॉट की किताब में जो नारीवादी भूगोल है वहाँ आपको मिल जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश जियोग्राफर ने क्या है, एक बनाया था स्टडी ग्रुप, जियोग्राफी स्टडी ग्रुप, फेमिनिस्ट जियोग्राफी, और उसी ने ये डेफिनेशन दी थी भी नारीवादी भूगोल क्या करता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से फ्रांस का सुदूर संवेदन उपग्रह कौन सा है। तो ये भी बहुत रिपीटेटिव सवाल है, तो रिमोट सेंसिंग का है और इसमें पूछा गया है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो कि स्पॉट है वो है फ्रांस का। अगला सवाल है सैम्पलिंग का हमने डिटेल वीडियो बना रखा है, तो आप उस वीडियो को, हल्का सा छोटा सा वीडियो है, उसको देखेंगे तो आपको आसानी से ये सवाल इजीली हो जाएगा। तो पूछा गया गैर संभाव्यता प्रतिचयन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का उदाहरण कौन सा है। तो बाकी सारे के सारे स्ट्रेटिफाइड हुआ, सैम्पलिंग हुआ, सिंपल रैंडम हुआ, सिस्टमेटिक हुआ, ये सारे के सारे किसके हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। एक और एग्जाम्पल होता है क्लस्टर सैम्पलिंग, ये प्रोबेबिलिटी के। बाकी स्नोबॉल सैम्पलिंग हुआ, पर्पजिव सैम्पलिंग हुआ, ये सारे के सारे एग्जाम्पल होते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी के। तो राइट आंसर हो गया स्नोबॉल सैम्पलिंग। आप वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संदर्भ प्रणाली है, रेफरेंस सिस्टम है। तो जब हम जीआईएस में मैप बनाते हैं तो एक हमें एक रेफरेंस डेटम चाहिए होती है और वो डेटम जो ग्लोबल लेवल पे इंटरनेशनल जो ग्लोबल डेटम है वो जिसको मान्यता प्राप्त है वो WGS 84 को मान्यता प्राप्त है। जैसे हमारे जो पुराने मैप है वो एवरेस्ट डेटम पर आधारित है, तो जो वर्ल्ड लेवल वो लोकल डेटम होता है और ये होता है WGS 84 ग्लोबल। क्योंकि आप पृथ्वी क्या उबड़ खाबड़ है, अब उबड़ खाबड़ है तो आप कैसे मैप बनाओगे, पूरा एक ऐसा ग्लोबल सिस्टम हो जो सब जगह मान्यता प्राप्त हो तो उसकी लोकेशन परफेक्ट आई, वर्गा कोई लोकेशन परफेक्ट नहीं आने वाली है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए आधार पर सही क्रम कौन सा है, वेवलेंथ के आधार पे। तो गामा रेज हो गई, अल्ट्रावायलेट हो गई, फिर विजिबल लाइट हो गई, फिर इंफ्रारेड हो गई। तो ये EMR का सवाल है, ये भी बेसिक सवाल है, आपको NCERT में मिल जाएगा। ये भी रिपीटेड सवाल है, पुराने पेपरों में आप देखोगे तो आसानी से ये 3-4 बार पूछा हुआ है।
एनटीए वालों में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से विषय वस्तु के आधार पर वर्गीकृत मानचित्र का एक उदाहरण कौन सा है। तो कोई भी सब्जेक्ट मैटर को लेके, कोई भी थीम को लेके बनाया गया मैप है। तो अगर 3 मैप देखेंगे, जनरल रेफरेंस मैप, स्मॉल स्केल मैप, चार्ट, ये बिल्कुल भी नहीं है। सब्जेक्ट मैटर कैडेस्ट्रल टैक्स की थीम को लेके बनाया होता है, टैक्स राजस्व के लिए बनाया होता है। तो राजस्व के लिए जो मैप बनाया जाता है वो होता है कैडेस्ट्रल मैप। तो राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है, इनमें से स्थितीय औसत यानी कि पोजिशनल एवरेज कौन सा है। तो मीडियन हमेशा बीच में रहता है, उसकी पोजीशन क्या होती है, बीच में होती है। मीन चेंज हो सकता है, मोड हो सकता है, पर मीडियन बीच में रहता है। तो राइट आंसर हो गया मीडियन या माध्य का स्थितीय औसत। अगला सवाल है, बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप का सर्वप्रथम किसने बनाया था। तो सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन है, वो जॉन हेनरिक लैम्बर्ट ने बनाया था। तो राइट आंसर हो गया ए। यह आपको जेपी शर्मा में मिल जाएगा, जो प्रैक्टिकल जियोग्राफी की प्रायोगिक भूगोल की किताब आती है, और साथ ही इंग्लिश मीडियम के भी आर.एल. सिंह में भी मिल जाएगा। निम्नलिखित मानचित्र प्रक्षेपों में किसमें प्रकाश स्रोत की अनंतता होती है। तो प्रकाश के आधार पर 3 तरीके का होता है, ऑर्थोग्राफिक हो गया, स्टीरियोग्राफिक हो गया और नॉमोनिक हो गया। नॉमोनिक में सेंटर होता है, स्टीरियोग्राफिक में सरफेस होता है, ऑर्थोग्राफिक में अनंत से प्रकाश आता है। तो राइट आंसर हो गया लंबकोणीय ध्रुवीय खंडित प्रक्षेप। ये भी जेपी शर्मा में आपको मिल जाएगा। अगला सवाल है प्रोफाइल्स का। तो प्रोफाइल है, प्रोफाइल होती है, उसमें सीरियल प्रोफाइल होती है, सुपर इम्पोज प्रोफाइल होती है, प्रोजेक्टेड प्रोफाइल होती है और कंपोजिट प्रोफाइल होती है। लीनियर प्रोफाइल नहीं होती है। जब हम प्रोफाइल बनाते हैं तो ये जो बैचलर क्लासेज में हम बनाते हैं प्रोफाइल्स वगैरह, तो ये भी सवाल बहुत बेसिक पूछा गया है। अगला सवाल है, अवलोकन की स्थिति में परिवर्तन से वस्तु के स्थान में दृष्टिगोचर परिवर्तन को। अब एपरेंट शिफ्ट होता है पोजीशन में ऑब्जेक्ट का ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो वो कहलाता है पैरालैक्स। जैसे मतलब कोई ड्रोन वगैरह उड़ रहा है तो थोड़ी सी पोजीशन चेंज हो जाती है ऑब्जेक्ट की, तो उस वजह से क्या क्रिएट होता है, उसको कह लेते हैं पैरालैक्स। नादिर तो पॉइंट होता है। तो ये कुछ जो टर्म्स होती है रिमोट सेंसिंग की, वो भी आपको याद करनी है, जो एरियल फोटो इंटरप्रिटेशन की। तो इस प्रकार ये पार्ट ए में हमने 50 सवाल कर दिए। अगले भाग में हम 50 सवाल दूसरे करेंगे। सभी को थैंक यू। अब वीडियो को आप दूसरे वीडियो को भी पूरा देखें, आपको आने वाले एग्ज़ाम में सबको हेल्प मिलेगी, भले ही असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो और भले ही नेट का एग्ज़ाम हो, किसी में भी हेल्प मिलेगी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अच्छा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।